हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को। ठीक है, 15 लगभग 14-15 क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन में। आधी पेडागोजी आती है सीटेट में और आधा आता है कंटेंट। तो मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो पेपर है ये जनवरी 2024 का है, आपको बता देती हूँ। जो सीटेट का जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और इससे पहले मैंने ईवीएस भी आपके साथ डिस्कस करी है। ईवीएस का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसके पूरे 30 सवाल डिस्कस करे हैं। आप जाके सीटेट वाले या तो प्लेलिस्ट में देख लेना या वीडियोस के सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको रेगुलरली एग्ज़ाम तक दो चीज़ें हम फ़िलहाल प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, एक दिन छोड़कर, है ना। एक दिन आपको सीटेट के लिए कंटेंट मिलेगा, एक दिन आपको DSSB के लिए मिलेगा। DSSB में हम क्या कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट को डिस्कस करते हैं, 20 क्वेश्चंस को। तो एक दिन सीटेट का कंटेंट आपको मिलता है और एक दिन आपको DSSB का, ठीक है। इस तरह से हमारी कोशिश है कि एग्ज़ाम तक आपको ज़्यादा क्वेश्चन हम DSSB में प्रैक्टिस करा दें और यहाँ पर भी सीटेट के जो प्रीवियस है जितने पेपर्स हुए हैं उनको मैक्सिमम कराने की कोशिश है, ठीक है। तो ये तो सेशन के बारे में कुछ बातें थी जो आपको बताना इम्पॉर्टेंट था। आपको बाकी प्लेलिस्ट में भी सीटेट की काफ़ी क्लासेस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर क्योंकि ये पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है ये, जो जनवरी 2024 में हुआ था। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात होगी, प्राइमरी लेवल की। कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। एक जो मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है उसकी क्या विशेषता होती है प्राइमरी लेवल पर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वो होगा थर्ड ऑप्शन। यानी कि ए और सी इसमें सही बात बताते हैं कि प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज की क्या विशेषता होनी चाहिए। ए भी ठीक है और सी भी। तो पढ़ लेते हैं, ए क्या कहता है, यह सटीक होनी चाहिए, इट शुड बी प्रिसाइज। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसको ब्रॉड कर रहे हो और इधर उधर घुमा के चीज़ें बता रहे हो, ये बिल्कुल सटीक होनी चाहिए मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज हो। सी में क्या कहता है, बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे आप प्रबलित कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेनफोर्स कर सकते हो। डेली लाइफ में मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज बच्चे या नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं उसकी हेल्प से भी आप उनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज को बेटर कर सकते हो। तो ए और सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक कक्षा 3 का विद्यार्थी है, उसने 26×5 को इस प्रकार लिखा। ऑब्वियसली हम देखो जो जनरल मल्टीप्लिकेशन है ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे क्रॉस किया और ऐसे। अब उसने क्या किया, ये उत्तर लिखा। इसका मतलब क्या है, उसको कैरी का मतलब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 30, और 30 का हम 0 लिखते हैं, 3 आपका कैरी चला जाता है, ठीक। और फिर 5 की 2 से करेंगे तो 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, जब 5 की 6 से मल्टीप्लाई करी तो 30 आया, 30 तो 30 का 30 लिख दिया, फिर 5 की 2 से कर दी, 10 आया तो 10 का 10 लिख दिया। तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, किस बात को रिपीट टीचर करे कि बच्चे की इस गलती को सुधारे, ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से बच्चे की गलती को सुधारा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है एक अंक की एक अंक से गुणा, दूसरा है पहाड़ों को याद करना, फिर है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, और एक है कि संगति जिसको हम 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट नहीं हो, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। पहाड़ी को याद करना भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पहाड़ा याद है तो भी कैरी तो उसको सीखना पड़ेगा कैसे ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 32 का आपका सेकंड ऑप्शन। पुनर्समूहीकरण की जो अवधारणा है वो बच्चे को बतानी होगी, कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग कैसे करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है मैथ्स में, है ना, जनरली आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, और हम यहाँ पर सिर्फ आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन अगला है आपका। कहता है कि निम्न में से कौन सा या से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। आरंभिक संख्या, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात यहाँ पर चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी कि आरंभिक संख्या अवधारणा कैसे बनती है उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो 37 का थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है, ए और बी इससे रिलेटेड है, यानी कि एकैकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन। मैथ्स में जनरली आप इंग्लिश टर्म्स ही पढ़ते होंगे। ठीक है, तो देखो एकैकी संगति का मतलब है 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, और पदानुक्रमिक समावेशन वो इंग्लिश में कहते हैं हिरार्किकल इंक्लूजन। हिरार्किकल जो एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होकर चीज़ें चलती हैं। तो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो इससे संबंधित है वो होगा 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस, एकैकी संगति और हिरार्किकल इंक्लूजन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए। सो अगला क्वेश्चन 38 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। अब संज्ञानात्मक विचार क्या होता है, आपने डेफिनेटली सीटीपी में पढ़ा होगा। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संज्ञानात्मक विकास के बारे में आप पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें हमारी सोच, हमारे विचार विकसित होते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को सोचते हैं और उनके बारे में जो है अपनी राय फिर बनाते हैं। ठीक, तो अगर गणित शिक्षण की बात की जाए, मैथमेटिक्स की टीचिंग की बात की जाए, तो संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ठीक, ये आपसे पूछा है। तो 38 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। केवल एक, ओनली फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि संज्ञान का मतलब क्या है, समझ। संज्ञान का मतलब ही क्या है, समझ। तो अगर संज्ञानात्मक तरीके से शिक्षक बच्चों को बताते हैं तो ऑब्वियसली उनकी गणित की समझ विकसित होती है, अच्छी होती है। थॉटफुल एफर्ट्स ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट कैन एनहांस देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, है ना। संज्ञानात्मक का मतलब समझ अगर आपको आता है तो आराम से आप पहला ऑप्शन मार्क कर देंगे। संज्ञान मतलब समझना, सोचना, विचारना। बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 39। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य और कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी भी एग्ज़ाम में, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और पढ़ के आपको समझ आना। 50% तो आपका वहीं सॉल्व हो जाता है बाकी ऑप्शन को देखकर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। तो ये शिक्षिका ने जो टेस्ट बनाया है ना, बच्चों के लिए जो टेस्ट प्रिपेयर किया है, वो जिस पर्पस से उसने प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल करेक्टली प्रिपेयर हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। जो बच्चों से वो जानना चाहती थी टेस्ट में, वो सब पॉइंट्स उसने इंक्लूड कर लिए हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी उसको फीडबैक या आउटपुट चाहिए था उसने टेस्ट उसी तरह से बना लिया है। तो उसको किस तरह के मूल्यांकन का यहाँ पर जो है, मूल्यांकन के किस पक्ष का उसने उपयोग किया है, ये आपसे पूछे। बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए, वैधता यानी कि वैलिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इवैल्यूएशन की एस्पेक्ट उसने यूज़ करी है, वैलिडिटी, क्योंकि वो वैलिड है, क्योंकि वो जिस पर्पस से, जिस चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए बनाया गया है उसी बेसिस पर वो तैयार हो चुका है। तो उसको हम बोलेंगे, ये कौन सा एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन होगा, वैलिडिटी यानी कि वैधता। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये वीडियोस आपको लगातार एग्ज़ाम तक मिलेंगे। और यहाँ पर आप इस चैनल पर कोई भी वीडियो देखिएगा, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट में आपके हो जाते हैं कम समय में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब DSSB में ना ही ज़्यादा टाइम है ना ही CTET में। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएँ। पढ़ तो आप काफ़ी चुके होंगे, लेकिन अब जो टाइम है पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस का भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और वैसे तो ये देखिए कंटेंट का ही सवाल है, पर इसको देख लेते हैं 41 क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है ए एक अभाज्य संख्या है, दूसरा है एक भाज्य संख्या है, एक जो है वो भाज्य और अभाज्य दोनों है, और एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा है। तो भाई सिंपल सी बात है, याद रखिएगा 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो आप। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, ये 1000 ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, या पूछे सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, या इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा 2 है। ठीक है, अब बात आती है अगर 1 की, तो 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो याद रखना, ठीक है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, 41 का 4th ऑप्शन। अब आप पूछोगे मैम फिर 1 है क्या, तो देखो 1 होल नंबर्स में भी आता है और 1 नेचुरल नंबर्स में भी आता है। अब वो कैसे, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, देखिए 1 होल नंबर्स में कैसे आता है, पूर्ण संख्या में कैसे आता है, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स में कैसे आता है। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, तो 1 इसमें आया, यानी कि 1 होल नंबर भी है। और नेचुरल नंबर की मैं बात करूँ, प्राकृतिक संख्या की, वो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, लेकिन प्राइम और कंपोजिट नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। वैसे मैं ये कंटेंट के सवाल भी आपको करा सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पर इस सेशन में पेडागॉजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग बोलोगे, कोई आपकी डिमांड होगी इस तरह से कि आपको कंटेंट के सवाल भी कराए जाए, तो मैं आपको करा दूँगी, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, है ना। अभी हम फिलहाल पेडागॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट जिस चीज़ की डिमांड करेंगे हम वही आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते हैं, जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। आ जाते हैं 43rd क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट, कम उपयुक्त है फॉर एनकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग। इन चारों में से अगर हमें किसी बच्चे में मैथमेटिकल लर्निंग को एनकरेज करना है, उसको प्रोत्साहित करना है मैथ्स पढ़ने के लिए, तो सबसे कम मोटिवेट करने वाला स्टेटमेंट क्या होगा इन चारों में से, ये पूछा है। तो 43rd का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4th, ये सबसे कम मोटिवेट करने वाला स्टेटमेंट होगा। तो पढ़ लेते हैं कि क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है कि अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। भले आपको ये नहीं पता कि ये जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन है सही है या गलत, लेकिन 4th ऑप्शन में आपने पढ़ लिया कि हतोत्साहित करना चाहिए, ये लाइन लिखी है भाई। आपको बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, हिंदी हो, किसी भी कंडीशन में बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, शैतानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, वट एवर ही इज़ और शी इज़ डूइंग, आपको उसे कभी भी डिस्करेज नहीं करना। तो ऐसे भी तो आपको आंसर मिल जाता है कभी कभी, जब आपको आंसर नहीं भी पता होता, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिल जाए, उसको कैच कर लो वर्ड को। नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव वर्ड को निकाल कर ऑप्शन ऑप्ट कर लो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को। समझ पा रहे हो ना आप। तो हतोत्साहित तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये गणितीय विचार को विकसित करने में बाधा डालता है, नहीं। तो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना, अंतर्ज्ञान को तो बिल्कुल भी नहीं। अंतर्ज्ञान का मतलब है इंट्यूशन, बच्चे को जो अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, जो अंदर से उसकी समझ आ रही है, उसको आप डिस्करेज नहीं करेंगे। इसका मतलब बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सही होंगे कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल सही होंगे, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। असफलता का अर्थ ये नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, बिल्कुल। फेलियर का कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में ये मतलब नहीं होता कि आप उस सब्जेक्ट पे कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि इंसान फेल होकर ही सीखता है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई कम फेलियर से, कोई ज़्यादा फेलियर से। दूसरा है सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। कभी भी आप जेंडर बाइसनेस किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लाएंगे, और ख़ास करके मैथ्स में मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैथ्स में ये बाइसनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं। ठीक है, मैं हर बार यही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब गणित सीख सकते हैं, कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर होम साइंस को भी ले लो तो उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़के अच्छे नहीं होते। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो समाज के क्या विचार हैं उनको देखकर आपको अपनी राय नहीं बनानी। जो चीज़ सही है उसको देखकर आपको अपनी राय हमेशा बनानी चाहिए। 3rd है गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। देखो 3rd में वही बात होगी जो मैंने बोला,
गणित जेंडर विशिष्ट नहीं होता। मैथमेटिक्स इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक कि लड़का पढ़ सकता है लड़की नहीं पढ़ सकती, और मैथमेटिक्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स मेंशन है। अदरवाइज़ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ दुनिया की, अगर हम एक दो पर्सनल चीज़ों को इन्वॉल्व ना करें तो कोई भी चीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। और पढ़ाई में बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। और इसका मैंने कई बार अपनी क्लास में एग्जाम्पल भी दिया है। एक बार छोटा सा एग्जाम्पल आपको और दे देती हूँ। जो लोग ये कहते हैं और जिन लोगों का ये मानना है, ठीक है, एक शॉर्ट डिस्कशन भी हो जाएगा बीच में हमारा, कि जो गर्ल्स होती हैं वो वीक होती हैं बॉयज़ से मैथ्स में। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। DSSB का TGT मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ 2021 में। मैथ्स की बात मैं कर रही हूँ, मैंने खुद उसको क्वालिफ़ाई किया था। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन आई क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम। तो वहाँ पर क्या होता है, मेल की वैकेंसीज़ अलग होती हैं और फीमेल की वैकेंसीज़ अलग होती हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 2 बार कट ऑफ लगती है वहाँ पर। तो जो इनिशियल कट ऑफ थी, मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बताऊँगी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मेल की कट ऑफ आउट ऑफ 200 80 के आसपास थी, अब 80 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और फीमेल की थी, मैं फीमेल की तो आपको एग्जैक्ट ही बता पाऊँगी यहाँ पर, मुझे याद है 102 पॉइंट समथिंग इनिशियल कट ऑफ। और जो फाइनल कट ऑफ आई वो फीमेल की लगभग 110 हो चुकी थी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और थोड़ी सी मेल की भी शायद 90 के आसपास पहुंच गई थी। तो अब आप यहीं से देख लीजिए कि कहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने अच्छा किया है एवरेज मार्क्स वहाँ पर बढ़ जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगती है। तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो हाई गई, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स ने अच्छा स्कोर किया। और आप यहाँ पर बॉयज़ को देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि भाई ऐसा भी हो सकता है। हर जगह ये नहीं कि आपको समाज ने एक सोच दे दी है कि लड़कियाँ वीक होती हैं या लड़के वीक होते हैं, ऐसा नहीं होता। सो चलिए अब वापस बैक टू आवर क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कंटेंट के भी काफ़ी इजी से इजी सवाल आपके पेपर में 2024 में पूछे गए हैं। अब आ जाता है NEP से एक सवाल, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर इंक्लूड। जब बच्चों का हम आकलन करते हैं वो किसको अपने उसमें शामिल करता है आकलन में। तो 45 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, जब बच्चों का आप आकलन करते हैं अकॉर्डिंग टू NEP तो उसमें आकलन में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, जिनको हम डोमेन्स बोलते हैं, वो शामिल होते हैं। तो याद रखना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP वैसे भी इस टाइम बहुत चर्चा में है और नई क्योंकि आई है, तो ये मतलब इसके पॉइंट्स याद रखना कि जब आप बच्चे का इवेल्युएशन करोगे तो उसमें आपको उसके कॉग्निटिव डोमेन को, अफेक्टिव डोमेन को जो कि भावात्मक होता है और साइकोमोटर डोमेन, तीनों को देखना होता है। राइट, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा पेडागोजी का है, NEP से ही है, क्वेश्चन नंबर 49। सो अगर हम बात करते हैं NEP 2020 तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके बारे में बात करती है? ये बात करती है भारत के ज्ञान के बारे में, भारत का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से क्या इसमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नहीं, जो NEP भारत के ज्ञान के बारे में बात करती है तो उसमें क्या शामिल नहीं है? जब बात आती है भारत के ज्ञान की, नॉलेज ऑफ इंडिया की, उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो 49 का आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसमें विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं शामिल नहीं हैं। समझिएगा, फॉर्मल एग्जामिनेशन टू असेस द नॉलेज गेन्ड बाय द स्टूडेंट उसमें शामिल नहीं है। भारत का ज्ञान में, जो कि NEP ने दिया है 2020 ने, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं उसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब जो ये मैम तीनों ऑप्शंस हैं, क्या ये शामिल हैं? बिल्कुल। तो इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। पहला है कि आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल है, क्योंकि भारत के ज्ञान की बात हो रही है तो यहाँ पर सब जो आधुनिक भारत का के प्रति प्राचीन भारत का क्या ज्ञान और योगदान था वो शामिल है उसमें। दूसरा,
विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि आदि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी पारंपरिक तरीके के बारे में उसमें बताया गया है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो सेशन ये सब के लिए हमें एक नॉर्मल स्पीड लेके चलनी होती है क्वेश्चंस की। अगर आपको कहीं पर लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना या पॉज कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो था वो इसमें सम्मिलित नहीं था, यानी कि फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, 50। तो 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। बच्चों में ना शुरुआती कक्षा में उनकी इनिशियल जो क्लासेस हैं, बच्चों को हमें कंसेप्ट बताना है वंस, टेंस और 100 का, ठीक है, कि इकाई, दहाई, सैकड़े का कंसेप्ट उनको बताना है। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे कम अच्छा तरीका कौन सा होगा, सबसे कम अच्छा तरीका जो सबसे कम इफ़ेक्टिव होगा, ये पूछा है। तो 50 का फोर्थ ऑप्शन जो है स्थानीय मान चार्ट, यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो सबसे कम इफ़ेक्टिव होगा। इन चारों ऑप्शंस में से पूछा है, क्योंकि आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कहे, तो इन चारों में से, ठीक है। तो 50 का मैंने बताया फोर्थ जो होगा सबसे कम उपयुक्त होगा। इसका मतलब मनी, अगर मुद्रा से आप उनको बताएंगे, ठीक है, तो वो समझ पाएंगे। डीन्स ब्लॉक से बताएंगे, अबेकस से, तो उनको वो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। और इनका कहने का मतलब ये है कि सबसे कम समझ विकसित करने के लिए सबसे कम जो उपयुक्त है, लेस एप्रोप्रिएट है, वो है स्थानीय मान चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। Which of the following is not true about multiplicity of approaches in teaching mathematics? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए? तो 52 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि तरीका सही नहीं है कि ये बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है। विभिन्न प्रकार के तरीकों से अगर आप सिखाते हो बच्चों को, तो क्या वो अधिगम में बाधा डालता है और उनमें भ्रम पैदा करता है, कन्फ्यूजन? नहीं। देखो कभी कभी आपको अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं, एक तरीके से सभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सबका लर्निंग मेथड और स्पीड है ना, सब चीज़ें अलग होती हैं। तो कई बार अगर आप विभिन्न प्रकारों को, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बाधा डालता है। तो जो सेकंड है इसका सही उत्तर है, ठीक है। पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 53 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है इन चारों में से। तो 53 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही बिल्कुल स्टेटमेंट है कि गणित की लैब ज़रूरी है, क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। कई बार आप देखते हो मैथमेटिक्स की जो लैब है वो नहीं पाई जाती है ना, कि मैथ्स में क्या एक्टिविटी करेंगे, लेकिन एक्टिविटी के थ्रू ऑफकोर्स किसी भी सब्जेक्ट में एक्टिविटी के थ्रू बच्चे बेस्ट तरीके से सीखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैथ्स की लैब होना भी ज़रूरी है, जिससे बच्चे एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख पाएँ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 53 का जो यहाँ पर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास है। यस बिल्कुल हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कक्षा 2 की बात हो रही है, क्लास 2 की। तो यहाँ पर 182 में से आप देख पा रहे होंगे 67 को माइनस किया गया है। इसको हल करवाते हुए एक टीचर ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने फिर टीचर से पूछा, मैम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना तो अच्छी बात नहीं है। इस परिस्थिति में अब टीचर क्या करेगी? देखो आपको यहाँ पर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब ऊपर वाला नंबर, जब हमें माइनस करना होता है और ऊपर वाला नंबर होता है छोटा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे। तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, हासिल या जो भी इसको बोलते हैं कैरी ले लेते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो कैरी लेकर यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका 12 में से फिर 7 को माइनस करेंगे, फिर ये क्योंकि एक चला गया था 7 बचेगा, 7 में से 6 करेंगे और फिर 1, इस तरह से माइनस करते हैं जब भी हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, ठीक।
तो यहाँ पर अब बच्चों, क्योंकि मैम ने इस तरह से बच्चों को समझाया कि हमें 8 से 1 इसको में उधार लेना पड़ेगा, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उधार लेंगे, क्योंकि 2 में से 7 हम घटा नहीं पाएंगे, 2 छोटा है 7 से, तो हम 8 से 1 उधार लेके 2 को दे देंगे, तो ये 12 हो जाएगा। अब बच्चों ने वो बात पकड़ ली कि मैम उधार लेना अच्छी बात नहीं, तो टीचर क्या करेगी इस सिचुएशन में? ठीक है, तो टीचर इस सिचुएशन में क्या करेगी? क्वेश्चन नंबर है आपका 55 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 55 का करेक्ट है कि अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण, रीग्रुपिंग का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। जब बच्चे ऐसा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि ये गलत बात है, तो वो वर्ड को एक्सचेंज कर दो किसी और आसान वर्ड से, ठीक है, जैसे कि पुनर्समूहीकरण से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? वर्ड प्रॉब्लम्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में इनमें से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा है। तो 57 का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स रेफ़र करती हैं टू एक्सरसाइजेज वेयर द चाइल्ड फॉर्मलाइज सिचुएशन, वहाँ पर एक सिचुएशन को वो समझ पाता है। वर्ड प्रॉब्लम इसलिए दी जाती है जिससे बच्चा सिचुएशन से समझकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। समझ गए? ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल था। ठीक है, और एक सवाल है 59, इसको देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग के परिचय के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? अगर आपको प्राइमरी लेवल पर 1st to 5th के बच्चों को डेटा हैंडलिंग से इंट्रोड्यूस कराना है, स्टार्ट कराना है, उन्हें समझाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? तो 59 का सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून आदि पर आंकड़े इकट्ठे करवाना और आंकड़ों पर फिर प्रश्न पूछना, है ना। बच्चों से अगर उन हाइट पर, खाने पर, कलर, कार्टून, जिस चीज़ों से बच्चे रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों के आंकड़े उनसे इकट्ठे करवाना, तब उसके आधार पर आगे उन्हें चीज़ों को समझाना। और हमारा लास्ट सवाल है जो कि NCF से है। NCF 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं, सबसे कम इम्पॉर्टेंट हैं एक मैथमेटिक्स की क्लासरूम में? कौन सी प्रक्रियाएं अकॉर्डिंग टू NCF 2005? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ऑफ कोर्स सही होगा। मैथमेटिक्स में सूत्रों को याद करना, मेमोराइजिंग फॉर्मूले कभी भी बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता है, सूत्र यानी कि फॉर्मूलाज को याद करना। तो यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है मैथ्स का पेडागॉजिकल पोर्शन, और आशा करती हूँ आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझ आए होंगे। दोबारा भी आप वीडियो देख सकते हो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है अगर आप आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपके और भी फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो लाइक करना आपका बनता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़रूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और एक दिन आपको DSSP की क्लासेस मिलेंगी और एक दिन आपको सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर कराएंगे, चाहे वो CDP हो, EVS हो, या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी हो। लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है कि मैम पहले इसके प्रीवियस ईयर आप करा दीजिए, सीटेट में SST के करा दीजिए, या साइंस की पेडागॉजी करा दीजिए, मैथ्स का करा दीजिए, EVS या CDP, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतने रखते हैं। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।